Hello students, I am Muhammad Ahmad. Welcome in Mathematic Plus. In this video we will continue chapter number 12 of class 9th. Students, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 12 का सेकंड पोर्शन एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के दो पोर्शंस हैं, एक लाइन बाइसेक्टर और दूसरा है एंगल बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर में टोटल 3 थ्योरम्स आते हैं, थ्योरम नंबर 12.1.1 से लेके थ्योरम नंबर 12.1.3 तक। और जो सेकंड पोर्शन है इसमें भी 3 थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 12.1.4 से लेके थ्योरम नंबर 12.1.6 तक। अब पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में थ्योरम नंबर 12.1.4 इसको सीखेंगे। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट कैसे आएगी पेपर में इस तरह से लिखा हो सकता है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। या फिर इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट पे गौर करें तो स्टेटमेंट इसके टोटल 2 पोर्शंस हैं, एक इज़ से पहले वाला और एक इज़ से बाद वाला पोर्शन। जो इज़ से पहले वाला पोर्शन है ये गिवन डाटा के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और जो इज़ के बाद वाला पोर्शन है इसको हमने प्रूव करना होता है, मतलब ये टू प्रूव में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। अब हम फिगर पे आते हैं। फिगर में इस तरह से कोई 2 रेज़ हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1-2 में सीखा था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। पहले आप बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं चैप्टर 12 की लेक्चर नंबर 1-2 में डिस्कस की गई हैं, उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर पे आइएगा, थ्योरम नंबर 12.1.4, ये आपको फिर समझ आएगा। तो इसमें जो हमने एंगल बाइसेक्टर ये वाली टर्म यूज़ की है, ये ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली हुई है। तो इस तरह से ये कोई 2 रेज़ हैं, इन 2 रेज़ के दरमियान में एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे एक और रे है दरमियान में, ये वाली जो रे है ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो इसलिए इस रे का नेम हमने रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर, या इसको हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में कहा गया है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट का इसके दोनों आर्म से, एंगल के दोनों आर्म से फासला इक्वल होगा हमेशा। अब इस पॉइंट का हमने इस आर्म से भी फासला लेना है और इस पॉइंट का दूसरे आर्म से भी फासला लेना है, तो दोनों फासले इक्वल होने चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो फासले लेने हैं ये 90 डिग्री के एंगल से लेंगे? तो ये मैंने साथ में यूज़फुल टर्म्स लिखी हुई हैं, आप इसको पहले देख लीजिए। यूज़फुल टर्म्स में यहाँ पे है कि अगर कोई भी पॉइंट हो, किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला लेना हो, तो वो हम हमेशा कम से कम फासला लिया करते हैं, और कम से कम फासला हमेशा 90 डिग्री के एंगल से होता है। तो यहाँ पे देखें, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का इस लाइन से अगर फ़ासला लेना तो बहुत सारे फासले हो सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी, इस तरह से बहुत सारे फासले हम ले सकते हैं। लेकिन हम कौन सा फ़ासला लेंगे? हम इस पॉइंट और लाइन के दरमियान में कम से कम फ़ासला लेंगे, और कम से कम फ़ासला हमेशा वही होगा जो 90 डिग्री के एंगल से लिया जाए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे उसने जस्ट हमें ये कह दिया है कि जो भी आपने इस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट, उस पॉइंट का फ़ासला लेना है उसके आर्म से, एंगल के आर्म से, तो वो फ़ासला कम से कम हो। स्टेटमेंट के अंदर नहीं बताया गया कि कम से कम फ़ासला होना चाहिए। हमने ये बात प्रूव करनी है कि पॉइंट पी का दोनों आर्म से फ़ासला इक्वल है, बस ये बात स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है। अब ये नहीं बताया गया कि कौन सा फ़ासला लेना है, यहाँ से यहाँ तक लें, यहाँ से यहाँ तक, कौन सा फ़ासला लें।
तो ये अंडरस्टूड बात है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला हमेशा 90 डिग्री के एंगल से लिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। अब उसके अकॉर्डिंग थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फिगर बनाते हैं। तो हमने ये फिगर बना ली इस तरह से करके और उसके नेम्स रख लिए। ये कोई एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लिया है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके इस साइड पे एंगल वो और इस लाइन के दूसरी साइड पे अगर एंगल लिया जाए, यानी OM और OA के दरमियान में एंगल और OM और OB के दरमियान में एंगल इक्वल होगा। ये बात ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। अब स्टेटमेंट ये है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, तो ग्रीन कलर से ये गिवन के अंदर ही मैंने इधर ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने असल में जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट को ही यूज़ करते हुए गिवन को लिखा है। तो अ पॉइंट P इज़ ऑन OM, हमने जो एंगल बाइसेक्टर लिया है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट P ले लिया। स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट के अंदर जो भी है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, वही हमें गिवन होगा। तो हमने क्या करना है, हमने फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के अंदर OM लिया गया है, OM के ऊपर कोई पॉइंट P है। हमने ये बात प्रूव करनी है कि पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने फिगर बना ली है। अब हम नेक्स्ट आते हैं गिवन की तरफ। तो फिगर के बाद गिवन होता है हमेशा। गिवन में क्या लिखेंगे, अब स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब इससे पहले जो भी लिखा हुआ है ये ग्रीन कलर से, ये गिवन है। इसको हम अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख लेंगे। फिगर के अंदर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट P लिया है। ये ग्रीन कलर से जो भी मैंने लिखा है ये गिवन है हमें। तो यहाँ पे जो गिवन है इसको भी मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है। कोई पॉइंट P है OM के ऊपर। यहाँ तक हम इतना भी लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट कॉमे के बाद ये उसी की एक्सप्लेनेशन की गई है कि OM क्या चीज़ है। OM जो है ना वो AOB एंगल, उसका एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे ये बात बताई गई है उसकी एक्सप्लेनेशन में। तो स्टूडेंट्स गिवन के बाद नेक्स्ट आता है टू प्रूव। थ्योरम में हम नेक्स्ट जो हेडिंग देते हैं उसमें यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पे आए तो स्टेटमेंट में इससे पहले वाला पोर्शन और इसके बाद वाला पोर्शन, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला पोर्शन ये हमें गिवन होगा और इसके बाद वाला पोर्शन ये हमने टू प्रूव में लिखना है। अब टू प्रूव में इसी बात को हम मोल्ड करके लिख लेंगे मैथमेटिकल ज़ुबान में। तो स्टूडेंट्स फिगर के अंदर देखें अगर, तो फिगर में जो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने प्रूव करना है, यानी P से लेके Q तक का फासला और P से लेके R तक का फासला, दोनों फासले बराबर हैं। ये बात हम प्रूव करेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम के अंदर आता है कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट P से लेके ये जो OB रे है यहाँ तक कोई फासला लेंगे, फिर ही हम प्रूव कर पाएंगे ना कि पॉइंट P का इस रे से फासला या पॉइंट P का दूसरी रे से फासला ले लें तो दोनों फासले क्या होंगे, इक्वल। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट P का इस रे से फासला लेना है। तो अगर फासला लेंगे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है इसी वीडियो के अंदर कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला हमेशा कम से कम फासला लिया करते हैं और वो कम से कम फासला 90 डिग्री के एंगल से होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट P से OB तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइंस जहाँ पे यूज़ करने हैं, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में ही हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे PR परपेंडिकुलर टू OA, PR जो है ना ये एक लाइन सेगमेंट है, OA रे है, तो हमने पहले उसको लिख लिया। और उसके अलावा PQ परपेंडिकुलर टू OB, PQ OB के परपेंडिकुलर है, OB एक रे है, PQ एक लाइन सेगमेंट है। स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली। अब कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट थ्योरम, इसी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं
कि इस पॉइंट P का Q तक फासला और P का R तक फासला, दोनों फासले इक्वल हैं। ये बात हम प्रूव करने लगे हैं यहाँ पे। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये वाली जो दोनों ट्राइंगल्स हैं PQO और दूसरी ट्राइंगल PRO, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ये बात हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये बात प्रूव कर पाएँ कि PQ और PR दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है POQ और दूसरी ट्राइंगल POR, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव करेंगे। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स के कोई से 3 कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो उसका हम ट्राई करते हैं कि हमें मिल जाएं कि दोनों ट्राइंगल्स के जो 3 कंपोनेंट्स इक्वल हों। सबसे पहले ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में O से लेके P तक का फासला और दूसरी ट्राइंगल का O से P तक का फासला, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। लिहाजा यहाँ पे हम लिख सकते हैं OP कॉन्ग्रुएंट टू OP। ये हमें एक साइड मिल गई है, दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड इक्वल है। ये इक्वल क्यों है हमने रीज़न में लिख लिया, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली जो ट्राइंगल है, नीचे वाली जो ट्राइंगल है, इसका Q पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और सिमिलरली ऊपर वाली ट्राइंगल का R पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। ये मैंने आपको पीछे इसी वीडियो के अंदर बता दिया कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का क्यों बन रहा है, क्योंकि हम किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला ले रहे हैं। किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला लें तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल से लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री आ गया और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है एक एक एंगल 90 डिग्री का है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल्स ये वाले इक्वल हैं। इस ट्राइंगल का Q पॉइंट पे एंगल और दूसरी ट्राइंगल का R पॉइंट पे एंगल इक्वल है। लिहाजा जब हम एंगल लिखेंगे तो एंगल को हमेशा जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको सेंटर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमने लिख दिया एंगल PQO। यहाँ पे Q को हमने सेंटर में लिखा है क्योंकि Q पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRO। यहाँ पे हमने R पॉइंट को सेंटर में लिखा है चूँकि R पॉइंट पे एंगल बन रहा है। अब ये बात हमें कहाँ से पता चली कि दोनों इक्वल हैं? ये कंस्ट्रक्शन से, जो डॉटेड लाइन हमने लगाई हैं ये कंस्ट्रक्शन का बता रही हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। तो कंस्ट्रक्शन से हमें पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल्स में ये एक एक एंगल इक्वल है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स में, चूँकि ये जो सेंटर वाली जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दोनों रेज हैं और इनके दरमियान में कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं चूँकि ये एक एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे जितना भी एंगल होगा एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि नीचे वाली जो ट्राइंगल है उसका यहाँ पे जो भी एंगल होगा और ऊपर वाले ट्राइंगल का यहाँ पे जो एंगल है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल का एंगल भी O पॉइंट पे बन रहा है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल भी O पॉइंट पे बन रहा है। लिहाजा दोनों के एंगल्स को लिखते वक्त हम O को सेंटर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिखा है एंगल POQ, यानी जो नीचे वाले ट्राइंगल है उसका O पॉइंट पे जो एंगल है वो इक्वल है ऊपर वाले ट्राइंगल उसका जो O पॉइंट पे एंगल बने, यानी एंगल POR। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये हमें गिवन से पता चला है, क्योंकि गिवन के अंदर था कि OM क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमें ये पता चल गया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स चूँकि दोनों ट्राइंगल्स के 3 कंपोनेंट्स इक्वल हैं, एक साइड और 2 एंगल्स इस ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के भी एक साइड और 2 एंगल्स इक्वल हैं, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। यहाँ से हमें पता चल गया देयरफॉर ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पे हमने ये पोस्टुलेट यूज़ किया है एंगल साइड एंगल, यानी एक साइड और दो एंगल्स एक ट्रायंगल के और दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स इक्वल हैं, लिहाजा दोनों ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव हो गई। तो अब चूँकि हमने ये बात प्रूव करनी थी कि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक फासला, दोनों फासले इक्वल हैं, तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमने दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव किया है। अब चूँकि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, लिहाजा दोनों ट्रायंगल्स के 6 कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं, लिहाजा हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी इक्वल है, चूँकि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैंस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इस वजह से दोनों जो साइड्स हैं ये वाली ये इक्वल हैं। यहाँ से हमने ये बात प्रूव कर दी है कि P से लेके Q तक का फ़ासला लें या फिर P से लेके R तक का फ़ासला ले लें, दोनों फासले हमेशा इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।